हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कोर्ट मैरिज के बाद जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म एक परिंदे की तरह हल्का फुल्का हो गया हो। अपने साथ खड़े नदीम की तरफ देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज मैंने अपने तमाम शरई हकूक इसके नाम कर दिए हैं। अचानक नदीम मेरी तरफ पलटा तो उसके बुझे बुझे से चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट देखकर शर्म से मुझे अपने गाल तपते हुए महसूस हुए और पलकें झुक गई। उसने इंतहाई प्यार भरी सरगोशी की तो मेरा बदन दहकने लगा। मेरे दिल का मौसम इतना खुशगवार हुआ कि कोर्ट रूम से बाहर तेज धूप में हर मंजर मुझे इंतहाई दिलकश लगने लगा, जैसे हर चीज ने मेरे लिए नया रंग पहन लिया हो। नीले आसमान पर उड़ते बादल भले लगने लगे। हल्की हवा सरसराती हुई मेरे चेहरे को छू कर गुजरती तो एक अजब गुदगुदी मेरे बदन में होने लगती। ऐसे लगता कि मेरा माथा चूम कर मुझे मेरी नई दुनिया में खुश आमदीद कह रही हूं। मेरी नज़र जब अपने हाथों पैरों पर पड़ी तो मुझे अपना रंग बहुत ही खूबसूरत लगा। मैं किसी और ही दुनिया की लग रही थी, चमकती हुई, निखरी हुई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट खिली पड़ी थी और मैं पलट पलट कर अपने हमसफ़र को देखती जा रही थी। वही हमसफ़र जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए मैंने इतनी दुआएं मांगी थी, इतने आंसू बहाए थे कि बिलाखिर अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में लिख डाला था। तो मैंने सुख का सांस लिया। तुम अपने घर जाना चाहोगी? नदीम ने मुझसे पूछा तो न जाने क्यों मुझे नागवार गुजरा। मेरा घर तो अब वो है जहां मैं और आप एक साथ रहेंगे, उसके अलावा तो मेरा अब कोई घर नहीं। मेरे लहजे में तलखी उमड़ आई तो नदीम ने मुझे गौर से देखकर गहरी सांस ली। कुछ खाओगी? यहाँ करीब ही ढाबा है। तो मुझे याद आया मैं कल रात से भूखी थी। कल रात मेरी अपने अब्बा के घर में आखिरी रात थी जहाँ वसवसे अंदेशे मेरा दामन पकड़े बैठे थे। ऐसा नहीं था कि कोर्ट मैरिज करने के लिए मैं मरी जा रही थी, बल्कि सच तो यह है कि मैं अपने घर की दहलीज से ही रुखसत होकर नदीम के साथ जाना चाहती थी। मेरी दिली आरजू थी कि मेरे वालिद मेरी पेशानी पर बोसा दे, मेरी अम्मी मुझे गले लगाए, मेरे हाथ में मेहंदी लगे, मेरी मांग सितारों से सजे और मैं बाबुल के मजबूत सीने से लगकर एक दुल्हन के मान के साथ नदीम के घर जाऊं। मगर जिंदगी में सब कुछ अपनी चाह के साथ कहाँ होता है। मैंने कोर्ट मैरिज से पहले अपने वालिदैन को नदीम के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन ना तो मेरे माँ बाप माने और ना ही मुझे दूर दूर तक उनका राजी होना नजर आ रहा था। मेरे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि अगर मैं खुद कोई फैसला ना लेती तो शायद नदीम और मैं कभी भी एक ना हो सकते। जब से मेरे अब्बा और मेरी सौतेली अम्मी को पता चला कि मैं नदीम से शादी करना चाहती हूँ और इस मामले में इंतहाई संजीदा हूँ, तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ और मेरा रिश्ता इब्राहिम सुल्तान से तय कर दिया, जो कॉलेज में मेरा क्लास फेलो था और मुझे बेइंतहा चाहता था। मेरे घर रिश्ता भेजा तो मेरी सौतेली अम्मी ने फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि वो काफ़ी अमीर बाप का बेटा था। मैंने बहुत एहतजाज किया, वो रोती रही, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन मेरी सौतेली अम्मी और अब्बा के सामने मेरे आंसू, मेरी चीखें बेमायनी हो चुकी थी। मायूस होकर मैं अपनी सगी माँ के घर चली गई। अम्मी ने मेरे अब्बा से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। सोचा था उनके आंगन में मेरे लिए काफ़ी जगह बन जाएगी और मैं सुख का सांस ले सकूंगी, मगर ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। वहाँ भी सुकून मेरे नसीब में नहीं था। मेरा सौतेला बाप अम्मी से उम्र में 5 साल छोटा था, जवान जहान था। प्लाजे में उसकी वीडियो शॉप थी, लेकिन जब से मैं आई थी वो दुकान कम जाता और घर में ज़्यादा पड़ा रहता। अम्मी और उसके दरमियान पहले मीठी मीठी नोक झोंक चली, फिर ठीक ठाक लड़ाई होने लगी। मैं इतनी कमसिन तो नहीं थी कि मैं इस बात को समझ ना सकूं, क्योंकि जब से मैं उसकी निगाहों की गंदगी मुझे अपने बदन पर महसूस हुई, तब से रिश्तों पर से मेरा एतबार ही उठ गया। उसकी ताड़ती नज़रें हर वक्त मेरे ताक़ुब में रहने लगी। उसकी मौजूदगी में मेरी ये कोशिश होती कि मैं कमरे से बाहर ना निकलूं, लेकिन आखिर कब तक ऐसे छुपन छुपाई खेली जा सकती थी। कभी अम्मी की बीमारी में मुझे घर का काम अकेले करना पड़ता। मैं जिस कमरे में झाड़ू पोछा लगाती
ये बहाने बहाने से उस कमरे में आ धमकता। एक दिन अम्मी छत पर थी कि वो कमरे में आ गया। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करता मैं फुर्ती से बाहर भागी। अभी भी जब मैं उस लम्हे को सोचती हूँ तो मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर बर वक्त कमरे से ना निकल पाती तो। इस ख्याल से ही मेरा दिल लरस कर रह जाता और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। इससे पहले कि मैं अपनी इज्जत उस खबीस शैतान के हाथों गंवा बैठती, मैंने वहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। मैं अपने सगे माँ बाप के घर में वो गेंद थी कि कभी माँ और कभी वालिद के घर में थोड़ी सी जगह पाने के लिए लुढ़कती रहती थी, लेकिन कहीं पर भी आफियत का कोई लम्हा गुजारने को नहीं मिल रहा था। मुझे लगता मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत तंग थी अपनी ज़िंदगी से। दिल चाहता खुदकुशी कर लूँ और बखुदा मैं अपनी जान ले भी लेती अगर मेरी ज़िंदगी में नदीम ना आता। जब से नदीम को देखा परखा तो मुझे लगा अब मैं इतनी बेआसरा नहीं हूँ। सच कहा है कि एक भरपूर मर्द का साथ एक कमज़ोर सी नज़र आने वाली लड़की को बहुत ही बहादुर बना देता है। तकरीबन 4 साल के बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे नदीम से शादी की बात कर लेनी चाहिए, मगर हर बार झिझक आड़े आती। लेकिन जब मेरी शादी का फैसला मेरे बजाय मेरी सौतेली माँ ने अपने हाथ में ले लिया और अब्बा भी ना बोले और ना ही मेरी अम्मी ने मेरा साथ दिया, तो मैंने नदीम से 2 टोक बात की। उससे कहा कि अगर वो मुझसे वाकई मोहब्बत करता है तो उसी वक्त मुझसे शादी कर ले, वरना मैं हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। मैं नदीम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, चाहती थी कि हमारा रिश्ता निकाह के पाक बंधन में बन जाए ताकि ये दुनिया मेरे किरदार पर उंगली ना उठा सके। नदीम मेरी बात समझ गया। हमने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई मेहंदी नहीं, बस निकाह के पेपर पर साइन करके हमने नई जिंदगी की शुरुआत कर डाली। नदीम का छोटा सा किराए का घर था। आमदन कम थी लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका मेरे साथ खड़े होना ही काफ़ी था। मैं इतने में भी खुश थी। मैंने सुना था अगर एक औरत को उसके मनपसंद मर्द का साथ मिल जाए तो वो झोंपड़ी में भी रह लेती है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मैंने नदीम का 2 कमरों का एक सादा सा घर देखा तो मुझे लगा जैसे ये मेरे ख्वाबों का घर है। मेरे लिए ये 4 दीवारी जन्नत थी। लेकिन नदीम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। वो अंदर ही अंदर अपनी गुर्बत और कम आमदनी की वजह से उलझता रहता। उसे गुर्बत से नफरत थी। वो उस छोटे से किराए के घर से बाहर किसी बड़ी दुनिया का ख्वाब देखता था। वो अक्सर कहता कि हम एक दिन किसी बड़े फ्लैट में रहेंगे, हमारे पास भी एक दिन गाड़ी होगी और मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए बड़े मॉल्स में ले जाया करूँगा। मैं हंसकर कहती, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तो याम से बाज़ारों में भी तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगता है, जहाँ भाव ताव होता है, जहाँ दुकानदार आवाज़ें लगाते हैं और जहाँ छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी छुपी होती है। मगर नदीम उन बातों पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता। वो दिन रात यही सोचता रहता कि किसी तरह बाहर चला जाए, जबकि मैं उसके फैसले की हमेशा मुखालफत करती। उसका बाहर जाने का ख्याल मेरे दिल को तड़पा देता। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए था जिसमें नदीम मेरी आंखों से ओझल हो जाता, लेकिन वो जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना चाहता था। मैं उसे समझाती थी कि इज़्ज़त और मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन वो कहता पैसा सब कुछ है। ऐसे में मैंने दिल ही दिल में ये सोच रखा था कि अपना गोल्ड बेचकर नदीम को दे दूंगी ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। मेरे दिल में नदीम को और अपने घर को लेकर बहुत सारे सपने थे जो मुझे पूरे करने थे। घर की छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद मैं नदीम के साथ नज़दीक राजा बाज़ार जाऊंगी और वहाँ से अपनी मतलूबा ख़रीदारी करूंगी। नदीम ने घर में अपनी ज़रूरत का सामान रखा हुआ था। जाहिर है वो अब तक छड़ा रह रहा था, लेकिन अब मैं चाहती थी अपने छोटे से आशियाने को प्यार से सजाऊं। नफीस रेशमी पर्दे, बेडशीट्स, क्रॉकरी, चंद शो पीस, एक सस्ती सी चाय की टेबल, कम से कम अपने बेडरूम का कारपेट तो ज़रूर होना चाहिए। ये सब कुछ सोच सोच कर ही मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ दुनिया की हर नेमत थी,
लेकिन रिश्तों के दरमियान एहसास नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत और एहसास के बगैर चाहे घर कितना ही पुरासाइश क्यों ना हो, खाली खाली सा लगता है। इसलिए मेरे ख्वाबों में हमेशा एक छोटा सा प्यारा सा घर रहता, जहां मैं उसके लिए सुबह उठकर नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, उसकी पसंद का खाना तैयार करती और शाम को उसके साथ चाय पीना मेरे दिन का हासिल था। नदीम जब थका हारा आए तो मैं उसके माथे को चूम कर कहूं कि सब ठीक हो जाएगा, फिर उसके कंधे पर सर रखकर दिन भर की बातें करूं। मेरी दुनिया सिमट कर बस नदीम के गिर्द घूमती। मुझे आज भी याद है जब नदीम ने पहली बार मेरी कलाई की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी कलाइयां बहुत सूनी हैं, चूड़ियां पहना करो। तो मेरी आंखें भर आई थीं, क्योंकि मेरी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल कभी मेरे माँ बाप ने रखा ही नहीं था। ख्वाह कोई भी त्यौहार होता, वो चुपचाप मेरी जिंदगी से गुजर जाता। मेरे लिए ये बस एक आम सा ही दिन होता। लेकिन जब नदीम ने मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू किया तो मुझे अपना आप मोतबर लगने लगा। उसकी इन्हीं बातों ने मुझे अपनी जिंदगी से दोबारा मोहब्बत करने की तरफ राग़िब किया। शायद यही वजह थी कि जब नदीम ने मेरे साथ कोर्ट मैरिज की, मैंने किसी बात की परवाह ना की, ना रिश्तेदारों की, ना दुनियादारों की। मुझे बस अपनी मोहब्बत अजीज थी। लेकिन मुझ जैसी ख्वाबों में रहने वाली लड़की को यह पता नहीं था कि मेरे ख्वाबों की ताबीर तो उल्टी निकलेगी। अगर मुझे पता होता कि जो मैं सोच रही हूं वैसा नहीं होगा, तो मैं इतने ढेर सारे सपने अपनी आंखों में कभी भी ना सजाती, जिन्हें अपने सामने टूटता देखकर मैं मरी जा रही थी। मैं आने वाले भयानक लम्हात से बेपरवाह होकर नदीम की संगत में ढाबे पर आकर बैठ गई। नदीम ने मुझे कहा, यहाँ की दाल माश बहुत मज़ेदार होती है, कहो तो मंगवा दूं? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी मैं उसके साथ बैठकर रूखी सूखी रोटी भी पानी के साथ निगलने को तैयार थी। नदीम फौरन उठकर चला गया तो मैं इर्द गिर्द देखने लगी। यहाँ पर ज़्यादातर मजदूर तबका खाना खा रहा था और मेरा ऐसी किसी जगह पर आने का पहला तजर्बा था। लेकिन सच तो यह है कि मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खा चुकी थी, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। और आज एक मामूली से ढाबे पर बैठकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे दिलो दिमाग सुकून में आ गया हो। जिंदगी एकदम बहुत उजली उजली, बहुत प्यारी सी लगने लगी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि खाना खाकर हम फौरन बाजार की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे घर के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। मेरे पास मतलूबा रकम थी। गो कि नदीम उस फजूल खर्ची का कायल नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसे मना लूँगी। मैंने फौरन पर्स से पेन और डायरी निकाली और ग्रॉसरी और ज़रूरी आइटम अभी लिख ही रही थी कि अचानक मुझे अपने बिल्कुल करीब किसी की सरसराती आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो मेरे हाथों से पेन छूटकर ज़मीन पर जा गिरा, क्योंकि मेरे सामने इब्राहिम सुल्तान खड़ा था। उसे देखने के बाद मेरी उस वक्त ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर थोड़ा सा मेरी तरफ झुकते हुए गुर्रा कर कहा, सोनिया जहां, तुम इस मामूली से ढाबे पर क्या कर रही हो? तो उसकी आवाज़ सुनकर मेरे पूरे बदन में चूंटियां सी रेंगने लगी। खौफ से मेरी घिग्गी बंद गई। मैं कुर्सी धकेल कर एकदम खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में ही मेरी मुलाकात इस शख्स से हो जाएगी जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, और अब मुझे यहाँ देखकर वो आप ही से बाहर हो रहा था। मुझे डर सबसे ज़्यादा नदीम का था कि अगर वो यहाँ आ गया और मुझे इब्राहिम के साथ देख लिया तो क्या होगा। मेरी तो अभी अभी न्यू लाइफ शुरू हुई थी और मैं उसके आगाज़ में ही कोई टेंशन नहीं चाहती थी। मैंने घबराकर दाएं बाएं देखा तो नदीम होटल के मालिक के पास खड़ा होकर दाल माश का ऑर्डर दे रहा था। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाता और इब्राहिम सुल्तान को देख लेता, यह खसारा मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। लिहाजा मैंने फ़ौरन इब्राहिम सुल्तान को कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। उसने अपने ग्लासेस उतार दिए। अब उसकी ब्राउन मकनातीसी आंखें मुझ पर जमी थी, जिनसे मैं हमेशा खाइफ रहती थी, और वो मुझे इंक्वायरी करने वाले अंदाज में सर से पैर तक घूरते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रही कि शहर के इतने बड़े बड़े होटलों को छोड़कर तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? क्या किसी के साथ आई हो?
वो इधर उधर देखकर बोला। मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम बौखला सी गई। तुमको इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ यहां से और खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छोड़ना तो जरा मुश्किल है, ये तो तुम जानती हो। तो मैं कनखियों से नदीम की तरफ देखने लगी। इब्राहिम सुल्तान की वजह से मैं शदीद झुंझुलाहट का शिकार हो चुकी थी। मेरा दिल चाहता था मैं नदीम का हाथ पकड़कर यहां से भाग जाऊं कि इब्राहिम सुल्तान मेरी गर्द भी ना पा सके। मैं शदीद तजब्जुब में खड़ी थी कि अचानक नदीम को अपनी तरफ तेजी से आता देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मैंने मिन्नत की, देखो इब्राहिम, खुदा के लिए तुम यहां से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ये कहकर मैंने अपना रुख मोड़ा ही था कि नदीम मेरे पास आकर रुक गया और सामने खड़े इब्राहिम सुल्तान को मेरे इतने करीब देखकर बोला, सब खैरियत है? तो परेशानी से मेरे तो पसीने ही छूट गए। जबकि इब्राहिम सुल्तान नदीम को घूर कर देखकर बोला, आपकी तारीफ? तो नदीम ने कहा, जी मेरा नाम नदीम है। नदीम की आवाज़ से लग रहा था कि वह इब्राहिम सुल्तान की शख्सियत से काफ़ी मरूब हो गया है। शायद उसने ढाबे के करीब स्याह रंग की मर्सिडीज खड़े देख ली थी। इब्राहिम सुल्तान ने नज़रों ही नज़रों में नदीम को तोला और फिर आहिस्ता से मुझे कहा, सोनिया चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मैं गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं घर खुद भी जा सकती हूँ। मेरी बात सुनकर इब्राहिम की आंखों में शोले भड़कने लगे तो मेरे जिस्म में भी सर्द सी लहर दौड़ गई। नदीम कुछ ना समझने वाले अंदाज में हम दोनों की तरफ ही देख रहा था, लेकिन इब्राहिम सुल्तान टस से मस ना हुआ। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे मुसलसल मुझे तके जा रहा था। वो मेरे सामने खड़ा था अपने उसी गुरूर, अक्खड़पन और खुमारज़दा आंखों के साथ जो किसी चीज़ को हासिल किए बगैर चैन नहीं लेती। नदीम को मेरे इतने करीब देखना उसे हजम नहीं हो रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चलो आओ गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो मैं एकदम चिढ़ कर बोली, लेकिन मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात नहीं करनी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतने अजनबी अंदाज में बात क्यों कर रही हो? हम शनासा ही कब थे इब्राहिम सुल्तान? क्या मैं तुम्हारे साथ कभी पिकनिक मनाने साहिले समंदर पर जाती रही हूं कि तुम मुझसे इतने फ्रेंडली होकर बात कर रहे हो? नदीम की मौजूदगी में इब्राहिम सुल्तान के चेहरे पर एक नागवारी सी आकर गुजर गई। फिर वो लफ्ज़ चबाते हुए बोला, चलो गाड़ी में चलकर बैठो, किसी 5 स्टार होटल में बैठकर मैं तुम्हें अच्छा सा डिनर करवाता हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। तो मैं झुंझला कर बोली, क्या मुनासिब है और क्या नहीं, इसका फैसला तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। मेरा शौहर मेरे साथ है, इसलिए बेहतर होगा तुम अब यहाँ से जाओ। नदीम और अपने ताल्लुक के बारे में उसको बताया तो मुझे ऐसे लगा जैसे इब्राहिम सुल्तान के ऊपर एक और क़यामत गुजर गई हो। वो इंतहाई कीना तोज़ नज़रों से नदीम की तरफ देखने लगा, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। क्या कह रही हो तुम? शौहर? ये तुम्हारा शौहर है? इब्राहिम सुल्तान ने सर से पैर तक नदीम को देखकर इंतहाई तमस्सुखुराना अंदाज में मुझसे पूछा। तो मैंने इंतहाई पुरसकून लबो लहजे के साथ सर हिलाया और उसे कहा, हाँ ये मेरा शौहर है, हमने आज ही कोर्ट मैरिज कर ली है। तो वो खामोशी से कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, जैसे वो ये तस्लीम ही ना कर पा रहा हो कि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। कोर्ट मैरिज? उसके होंठों ने लफ्ज़ टूट टूट कर निकाले और फिर उसने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहा, कोर्ट मैरिज कब की तुमने? तो एकदम नदीम ने गला खंगारते कहा, हमने आज ही अभी कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या मसला है आपको और आप क्यों इस तरह पूछ रहे हैं? तो वो एकदम नदीम की तरफ मुड़ा और एक ज़ोरदार मुक्का नदीम के मुंह पर दे मारा तो मेरी चीख निकल गई। नदीम ऐसे किसी भी रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था। वो इब्राहिम सुल्तान जैसे बॉडी बिल्डर के सामने काफ़ी कमज़ोर था, इसीलिए थप्पड़ पड़ते ही वो ज़मीन पर जा गिरा तो मैं एकदम इब्राहिम सुल्तान की तरफ मुड़ी और चीख कर बोली, तुम होश में हो? क्या कर दिया तुमने? और फिर तेज़ी से नदीम के करीब गई, जो हैरत से अपने गाल पर हाथ रखे आहिस्ता से ज़मीन से उठ रहा था। इससे पहले कि वो अपने पैरों पर जमकर खड़ा होता, इब्राहिम सुल्तान ने मज़ीद एक ज़ोरदार मुक्का उसकी नाक पर दे मारा और उसके नाक से खून निकलने लगा
तो मैं चीख पड़ी। हमारे इर्द गिर्द लोग ये तमाशा देखकर खड़े हो गए। एकदम होटल का मालिक और कुछ लोग हमारे गिर्द आए तो इब्राहिम सुल्तान के बॉडीगार्ड ने उन्हें हमसे दूर रहने का इशारा किया तो वो सब डर कर पीछे खड़े हो गए। मेरी जान नदीम को लेकर हलकान होने लगी। मैंने अपना दुपट्टा एकदम नदीम के नाक पर रखा जिससे खून उबल रहा था। नदीम कुछ भी पूछने या कहने की पोजीशन में नहीं रहा तो मैं गुस्से से बोली, ये तमाशा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान करने पर तुले हो? मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों मेरी जान का अजाब बने हुए हो? नदीम हक्का बक्का आंखों में खौफ लिए इब्राहिम सुल्तान की तरफ देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। वो नाक से निकलते खून पर कपड़ा रखे कमजोर आवाज में बोला, ये कौन है और ये सब मेरे साथ क्यों कर रहा है? इससे पहले कि मैं जवाब देती, इब्राहिम सुल्तान ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए कहा, ये क्या जनाना अंदाज में बात कर रहे हो? मर्द का बच्चा हो तो मुझसे बात करो ना, इससे क्या पूछ रहे हो? नदीम बमुश्किल बोला, इब्राहिम साहब, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। तलाक दो इसे। नदीम इब्राहिम के मुतालबे पर शशतर रह गया। क्या कहा आपने? अभी और इसी वक्त तलाक दे दो इसे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, जबकि नदीम हवनकों की तरह उसकी तरफ देखकर बोला, मैं क्यों तलाक दूं इसे? नदीम बेफर कर बोला, मैं किसी सूरत इसे तलाक नहीं दूंगा। नदीम इतनी मार खाने के बावजूद भी इब्राहिम सुल्तान जैसे शख्स के सामने सीना तान कर खड़ा था, जबकि उसके बॉडीगार्ड हमें घेरे में लिए खड़े थे। किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन हो सकता था, लेकिन मैंने नदीम की आंखों में कोई डर या खौफ महसूस नहीं किया। एकदम मैंने नदीम का बाजू पकड़ लिया और उसके साथ लगकर खड़ी हो गई। मेरी इस हरकत ने इब्राहिम सुल्तान को मजीद मुश्तइल कर दिया और वो आंखों ही आंखों में मुझे घूर कर बोला, तुम इसे तलाक देते हो या नहीं? लेकिन नदीम जिद्दी लहजे में बोला, नहीं, मैं इसे बिल्कुल तलाक नहीं दूंगा। नदीम का चेहरा और नाक बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उसके बावजूद वो इतनी दलेरी से बात कर गया तो इस बात ने मेरे दिल में नदीम का एहतराम और भी बढ़ा दिया। मुझे उस पर टूट कर प्यार आया कि इस भरी दुनिया में मैंने एक बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया। मुझे अपने आप पर वहाँ खड़े खड़े फ़ख्र सा महसूस होने लगा और मैं मोहब्बत पाश नज़रों से नदीम की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर अब नील नुमाया होने लगे थे। इब्राहिम पाशा मुझे और नदीम को आंखों ही आंखों में तोलने लगा और फिर उसने अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ एक मखसूस इशारा किया तो उसका बॉडीगार्ड फौरन गाड़ी की तरफ गया और जब वो पलटा तो उसके हाथ में एक चेक था जो उसने इब्राहिम सुल्तान की तरफ बढ़ाया। इब्राहिम सुल्तान ने कुर्सी खींची और फिर नदीम को इशारा किया, बैठो। तो मैं और नदीम बहालत मजबूरी कुर्सी पर बैठ गए। इब्राहिम सुल्तान ने चेक मेज़ पर रखा और नदीम की तरफ देखकर कहा, ये ब्लैंक चेक है, इस पर अपनी मर्जी की रकम लिखो और इस लड़की को छोड़ दो। नदीम ने मेज़ पर रखे चेक की तरफ गौर से देखा और फिर बेयकीनी से इब्राहिम सुल्तान की तरफ देखकर बोला, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो इब्राहिम सुल्तान एकदम बिफर कर गुस्से से बोला, क्यों, क्या कौन सहन हो जो तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? तुम्हारे सामने एक ब्लैंक चेक रखा है, इसमें अपनी मर्जी की रकम भरो। तो नदीम की नज़रें चेक पर जम गई और एकदम बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये सब क्या हो रहा है? तो एकदम इब्राहिम सुल्तान ने कहा, अगर 1 करोड़ रुपया तुम्हारे सामने रखा जाए तो क्या तुम्हें समझ आ जाएगी? 1 करोड़ की रकम का सुनकर नदीम के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बौखलाकर इब्राहिम सुल्तान की तरफ देखने लगा, जबकि नदीम की ये कैफियत देखकर मैं सांस रोक के बैठी थी। ये सब कुछ मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था? इससे पहले कि कुछ ऐसा वैसा हो जाता, मैं एकदम से बोली, बंद करो अपना ये तमाशा। तुम किसी की जिंदगी को इन पैसों से नहीं जीत सकते। खुदा के लिए हम दोनों को छोड़ दो, जाओ अपना काम करो। इब्राहिम सुल्तान ने मेरी तरफ देखकर कहा, जब मर्द बात करते हैं तो औरत का कोई काम नहीं होता कि वो बीच में आकर मदाखलत करे।
तुमने निकाह करके मुझे जो दिखाना था दिखा दिया, अब मेरी बारी है, लिहाजा अब जो मैं करूँगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं चौंक कर इब्राहिम सुल्तान की तरफ देखने लगी। इब्राहिम सुल्तान ने हम दोनों के देखते देखते चेक पर 1 करोड़ की रकम लिखी, अपने साइन किए और चेक नदीम की तरफ बढ़ा दिया। नदीम ने चेक को गौर से देखा और जैसे ही उसके हाथों ने वो चेक थामा, मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं जानती थी नदीम चेक को पुर्जे पुर्जे कर डालेगा, लेकिन चेक उसके हाथ में था और वो फटी फटी नज़रों से बस उसे तके ही जा रहा था। क्या सोच रहे हो? ये रकम तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। इतनी बड़ी रकम तुम सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ो तो नहीं कमा सकते, जो मैंने तुम्हें पल भर में दे दी। नदीम की कैफियत बिल्कुल किसी दीवाने जैसी हो गई। वो चुपचाप उस चेक को देखे जा रहा था, तो मैंने अपना ठंडा हाथ आहिस्ता से नदीम के हाथ पर रखा। उसके हाथों में हल्की हल्की कपकपाहट थी। मैं जानती थी कि नदीम ये चेक फाड़कर इब्राहिम के मुंह पर दे मारेगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो किसी रोबोट की तरह मेरी तरफ मुड़ा और उसने एक ही सांस में मुझे खड़े खड़े 3 बार तलाक दे दी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे किसी पहाड़ी की चट्टान से जोर से धक्का दे दिया हो और मैं मुंह के बल किसी गहरी खाई में गिरी जा रही हूं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि चंद टिकों के इवज़ नदीम मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक देगा। हमारा भी तो साथ शुरू हुआ था और आगाज में ये रिश्ता इतना बोधा और कमज़ोर निकलेगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसने भी देखते देखते मेरी खातिर मार खा ली थी, लेकिन 1 करोड़ रुपए की खातिर वो मुझे यूं छोड़कर चला जाएगा, ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जिसकी खातिर मैं अपनी हर आसाइश, अपना महल जैसा घर, गाड़ी छोड़कर खाली हाथ उसकी दुनिया में आ गई थी, और कभी पलटकर ये नहीं सोचा कि ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, और वो यूं मुझे किसी के सामने बेमोल करके रख देगा। मेरे तो हवास ही काम नहीं कर रहे थे। मैं मुसलसल नदीम के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी, जबकि वो मुझसे नज़रें मिलाए बगैर चेक को फोल्ड करके अपनी जेब में रख रहा था, और फिर बिना देखे ही वो मुड़ा और वहाँ से चल दिया। मैं डुबडुबाई आंखों के साथ उसे अपने पास से गुजरते देख रही थी तो उसके पीछे दौड़ी, मगर इब्राहिम सुल्तान ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे रोक लिया। मैं ज़ोर से चीखी, बहुत दिल से नदीम को आवाज़ दी, मगर वो ना पलटा और ना उसने पलटना था। मैं आज उतनी खाली दामन रह गई थी, मेरे ख्वाब रेजा रेजा हो गए। इस दुख ने मेरा दिमाग माऊफ करके रख दिया था। मेरी मोहब्बत पैसों के ढेर के सामने बेमोल हो गई। अभी तो हमने घर जाकर एक दूसरे की कुर्बत में हसीन और खूबसूरत लम्हात रकम करने थे, लेकिन उससे पहले ही वो मुझे तलाक देकर जा रहा था। मेरे वजूद में कई चीखें गूंज रही थी, लेकिन मेरे होंठ सिल चुके थे और ज़बान तालू से जा लगी। मुझे अपना आप एक मुसाफिर की तरह लग रहा था जो स्टेशन के आने से पहले ही लुट चुका था। मैं बिल्कुल चुपचाप किसी पत्थर में ढल चुकी थी। इससे पहले कि नदीम मेरी आंखों से ओझल होता, मैं जैसे एकदम किसी भयानक ख्वाब से जागी। वो बिल्कुल ही दूर चला जाता। मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागी। नदीम नदीम करते हुए किसी बच्चे की तरह मैं रोती जा रही थी और उसे पुकारती जा रही थी, मगर उसने एक पल भी पीछे मुड़कर मेरी तरफ ना देखा। मेरा तवाज़ुन बिगड़ा और मैं ज़मीन पर मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि इब्राहिम सुल्तान ने मुझे थाम लिया, मगर मैंने उसे नफ़रत से धक्का दिया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने ज़ोर से कलाई पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैं उसके सीने से जा लगी। तभी आसमान पर बादल गरजे और तेज़ हवाएं चलने लगीं। बारिश शुरू हो गई, जैसे कुदरत भी मेरे हाल पर मातम कर रही हो। मैं और इब्राहिम सुल्तान एक दूसरे के सामने खड़े बारिश में भीगते जा रहे थे। मैं चीख चीख कर रोने लगी, जबकि इब्राहिम सुल्तान मेरे पास किसी बुत की तरह खड़ा था। कुछ देर बाद जब मेरे दिल का गुबार निकला तो मैंने कांपती हुई आवाज़ से उसकी तरफ देखकर कहा, ये तुमने क्या किया इब्राहिम? तुमने मेरे घर को बर्बाद कर डाला। इब्राहिम ने तेज़ी से कहा, तुम गलत कह रही हो सोनिया। मैंने तुम्हारा घर बर्बाद नहीं किया, बल्कि तुम्हारा घर तुम्हारे शौहर के लालच ने बर्बाद किया है। तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे लालच देने की? तुम हमारे दरमियान में आए, तुमने जानबूझकर ये सब किया। मेरी बातें सुनने के बाद इब्राहिम सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। थोड़ी देर पहले मुझे दुखी देखकर
اس کے چہرے پر جو دکھ اور نرمی پھیلی ہوئی تھی وہاں پر اب بے پناہ سختی آ گئی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی گرفت میری کلائی پر مضبوط سخت کرتے بولا، جب تم جانتی تھی کہ میں تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گا تو تمہیں کیا ضرورت تھی یہ ایڈونچر کرنے کی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس ٹٹ پونجیے سے شادی کرو؟ تمہیں کیا یہی ملا تھا اس پورے شہر میں جس کے سامنے رقم رکھی اور وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ گیا؟ یہ تھی تمہاری چوائس؟ سبحان اللہ۔ اس کی باتوں نے میرے اندر آگ بھڑکا دی۔ میں نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی اور چیخ کر بولی، تم ہوتے کون ہو یہ باتیں کرنے والے؟ یہ میرا معاملہ ہے، میں جس سے چاہوں شادی کروں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری محبت کو، میری عزت کو، میرے رشتے کو ایک چیک سے خرید لو گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نہ پہلے کبھی تمہاری تھی اور نہ ہی اب تمہاری بنوں گی۔ لگا لو چوٹی کا زور۔ ابراہیم کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس نے اپنے ہونٹ میرے کان پر رکھتے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ تمہارا نہیں میرا معاملہ ہے۔ تم میرے دل سے کھیل کر کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ جو میں چاہتا ہوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ ابھی تمہاری اس سرکشی کی یہ سزا کم ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پرے دھکیلا تو میں لڑ کھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ بارش زوروں پر تھی۔ ہم دونوں اس میں مکمل بھیگ چکے تھے۔ میرے چہرے پر پانی کے ساتھ آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتی، اس کے باڈی گارڈ نے مجھے بازو سے دبوچا اور زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگے۔ میں چیخ رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی، مگر اس کے سامنے میری ہر کوشش بیکار تھی۔ ابراہیم سلطان مجھے لے کر اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی اپنی حویلی میں لا کر بند کر دیا۔ حویلی بڑی تھی، پر کمرہ جس میں مجھے رکھا گیا وہ قید خانہ لگتا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو میں خاموشی سے فرش پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا تھا میں چیخوں گی، چلاؤں گی، دروازے پر مکے ماروں گی، اسے آزادی کی بھیک مانگوں گی، مگر میری زبان جیسے کسی نے بند کر دی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی ویرانی پھیل گئی تھی۔ ندیم کی بے وفائی نے میرے اندر کی وہ لڑکی مار دی تھی جو خوابوں کا محل بناتی تھی، جو خوشبوؤں سے لپٹی صبحوں میں جینے کی چاہ رکھتی تھی۔ ابراہیم سلطان کی دشمنی یا قید اب میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ جو آشیانہ میں نے اپنی معصوم محبت سے تنکوں کی طرح جوڑ کر بنایا تھا وہ لمحوں میں بکھر چکا تھا۔ اب میرے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ قید میں رہوں یا باہر نکلوں، زندگی اب میرے لیے ایک سی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر آئی۔ کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی، خوشبو مہک رہی تھی، مگر مجھ سے کچھ نہ کھایا گیا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی سختی نہیں تھی، اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھا، آہستہ سے کھانے کا چمچ میری طرف بڑھایا، جیسے وہ میری روح کو چھونا چاہتا ہو، مگر میں نے ساری ٹرے اٹھا کر زور سے فرش پر دے ماری۔ چمچ اور پلیٹیں چاروں طرف بکھر گئی۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ آنکھوں میں ایک لمحاتی غصہ آیا، مگر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پا گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں فرش پر بیٹھ کر بل بلا کر رونے لگی۔ میرا دل جیسے برسوں کا غبار بن کر باہر آ رہا تھا۔ وہ رونا شاید میری آخری چیخ تھی، آخری دکھ کا بہاؤ، جس کے بعد سب کچھ سن ہو گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ وہ دوبارہ میرے کمرے میں نہ آیا، لیکن ایک دن اچانک رات کے آخری پہر لائٹ چلی گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تو میں ڈر کر چیخنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ابراہیم اندر آیا اور ہم دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، سانسیں الجھنے لگیں۔ وہ میرے اتنے قریب آ گیا کہ میں اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے آہستہ سے میرے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لائٹ آ گئی، لیکن میری آنکھوں میں جیسے ہی اس نے خوف دیکھا وہ رک گیا۔ میں تمہارے جسم کو تمہاری مرضی کے بغیر چھو نہیں سکتا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لمحے نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری شدت سے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، سانس بے قابو تھی، دل جیسے سینے سے باہر آ کر چیخ رہا تھا۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
चक्कर आया और मैं उसकी बाहों में झूल गई। बस इतना याद है कि उसने मुझे बाहों में उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। जब दोबारा होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, खामोशी थी और मेरे हाथों में दर्द। नर्स आई, कुछ कहा मगर मेरी निगाह जैसे किसी को तलाश कर रही थी। जैसे ही मेरी नज़र इब्राहिम सुल्तान पर पड़ी, मुझे शदीद हैरत हुई। बड़ी हुई शेव, बिखरे बाल, आंखों के नीचे स्याह हल्के, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। वो मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा था। जैसे ही मैं होश में आई, उसके चेहरे पर रोशनी सी फैल गई, मगर मैंने उसकी तरफ देखते ही मुंह मोड़ लिया। मेरी खामोशी, मेरी लाताल्लुकी उसके लिए शायद सबसे बड़ी सज़ा थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। मुझे बाद में पता चला कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ अस्पताल में मुझे 1.5 माह हो चुका था। उसने मेरी दिन रात तीमारदारी की। मेरी हर सांस के साथ वो भी जीता और मरता रहा। बिलाखिर वो दिन आया जब मुझे डिस्चार्ज किया गया। इब्राहिम मुझे हवेली वापस लाया। उस दिन वो मेरे लिए एक उरूसी लिबास लेकर आया, सुर्ख रंग का, रेशमी, भारी काम वाला, जैसे किसी शहजादी का लिबास हो। उसने लिबास मेरे बेड पर रखा और कहा, ये ड्रेस पहन लेना, शाम को हमारा निकाह है। मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना इनकार ना हाँ। बस लिबास को देखा और खामोशी से उठा लिया। शाम को जब मौलवी आने वाला था, कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। मैं तन्हा बैठी रही। घंटा गुजरा, फिर अचानक वो आया। दरवाज़ा खुला तो एक नागवार सी बू कमरे से बाहर निकली। वो चौंक कर अंदर दाखिल हुआ और जो मंजर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने वो उरूसी लिबास आग में झोंक दिया था। शोले अभी भी बाकी थे। लिबास की राख फिजा में उड़ रही थी। वो दौड़कर आग बुझाने लगा और आग बुझाने के बाद वो मेरी तरफ आया। आंखों में दहकता गुस्सा था। ये तुमने क्या किया? उसकी आवाज़ बुलंद थी। वो चीखा, मगर मैं खामोश खड़ी रही, आग के शोलों पर नजरें जमाए। उसने मुझे देखकर अपना गुस्सा पी लिया। बस चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर लाया, जहां पर मौलवी हमारे इंतजार में बैठे हुए थे। इस बार मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की। घर के कपड़ों में मेरा निकाह इब्राहिम सुल्तान के साथ हो गया। शादी की पहली रात इब्राहिम ने अपनी सभी शिद्दतें लुटाकर जब महसूस किया कि उसकी रसाई सिर्फ जिस्म तक है, वो मुझसे मोहब्बत नहीं पा सकेगा, तो वो बुझ सा गया। वो जीत कर भी हार गया, जबकि मेरे जज्बे तो तभी फना हो गए थे जब मुझे नदीम ने छोड़ा था। इब्राहिम सुल्तान के साथ मेरी शादी को अभी चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि मुझे अपनी तबीयत कुछ गिरी गिरी महसूस होने लगी। लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो जाती कि यह जिस्मानी कमज़ोरी है या अंदर का बोझ जो दिल पर सवार है। आखिरकार जब इब्राहिम सुल्तान ने मेरे चेहरे की जर्दी और मेरी आंखों के गिर्द गहरे हल्के देखे, तो उसने खुद ही मुझे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वो मेरी तबीयत के बारे में गैर मामूली हद तक फिक्रमंद नजर आ रहा था। हम दोनों अस्पताल पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम इस्तकबालिया पर पहुंचे, उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और चंद लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम चेकअप करवा लो, मैंने अंदर डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हें देख लेंगे, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये कहकर वो जल्दी में निकल गया। मैं खामोशी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला और मैं अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा दूसरी मंजिल पर खुला तो मेरी नज़र सामने पड़ी, जहाँ नदीम खड़ा था। उसके साथ एक नौजवान खुशशक्ल लड़की भी थी, जो हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बेतकल्लुफ़ थी कि मैं एक पल के लिए ठुठक गई। गुस्से की एक लहर मेरे सीने में उठी। दिल चाहा कि दौड़कर उसके बाल नोच लूं, उससे चीख चीख कर पूछूं कि जिस औरत को तुमने रोग बनाकर छोड़ दिया, जिसे तुमने बेच दिया, उसे भूलकर तुम आज किसी और के साथ कैसे हंस सकते हो? लेकिन मैंने अपने दिल की चीख अपने अंदर दबा दी और नजरें चुराकर गायनी वेटिंग रूम की तरफ चल दी। मैं आहिस्ता से आकर एक कोने में बैठ गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे जिस्म में जान बाकी ना रही हो। कुछ ही देर गुजरी थी कि वही लड़की इंतहाई खुश मिजाजी से मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठी। उसके आने से मेरी धड़कन और तेज हो गई। वो जैसे मेरे अंदर का सुकून खींच रही थी
اس نے اپنا موبائل نکالا اور کال ملاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہا، ندیم جان آپ جوس لے آئیں، تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کا انداز لاڈ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی میں نے اپنی آنکھوں میں محسوس کی تھی، ندیم کے لیے۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ ہنسنے لگی جیسے دوسری طرف سے کوئی چھیڑ رہا ہو، اور وہ شرما کر ہنس رہی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ دونوں مل کر مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ میری سانس رکنے لگی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے پوچھا، وہ جو صاحب آپ کے ساتھ باہر کھڑے تھے وہ کون ہیں؟ وہ بڑے خوش دلی سے ہنسی اور بولی، وہ میرے شوہر ہیں، میرے بچپن کے منگیتر۔ میں ششدر رہ گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بچپن کے منگیتر؟ ہاں، ہم دونوں کی منگنی بچپن میں ہو چکی تھی، بس ان کی جاب کا انتظار تھا۔ ماشاء اللہ اب ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے تو ہم نے شادی کر لی ہے، بس اولاد کی کمی ہے، اسی لیے آج ہم اپنی رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری پوری دنیا جیسے ایک لمحے میں الٹ گئی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی شیشہ تھا جو دل میں دھنس گیا ہو۔ اس وقت مجھے ابراہیم سلطان کی باتیں یاد آئیں، اس کی وہ تلخ سچائیاں جو میں نے ہمیشہ جھٹلائی تھیں۔ اب سب کچھ واضح تھا۔ ندیم نے مجھ سے صرف میرے خاندان، میرے پس منظر اور میری دولت کے لیے شادی کی تھی۔ اس سے مجھ سے کبھی محبت نہیں تھی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ میں خالی ہاتھ کورٹ میرج کر کے اس کے پاس آئی ہوں تو اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ اور جب ابراہیم سلطان نے 1 کروڑ روپے کا لالچ دیا تو اس نے پلک جھپکتے ہی مجھے بیچ دیا۔ میری روح، میرا جسم، میری محبت، میری عزت سب ایک سودے کی نظر ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ابراہیم سلطان کی شدت پسندی کے پیچھے کتنی گہری تکلیف چھپی ہوئی تھی۔ وہ شاید میرے ارد گرد موجود گند سے مجھے بچانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ہونٹوں پر ایک غمگین سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بیٹھی بیٹھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ لڑکی میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد میرا چیک اپ ہوا اور ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری دی کہ میں ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پہلی بار میرے دل میں ایک روشنی سی جاگی، جیسے کسی نے مجھے زندگی کا مقصد دے دیا ہو۔ باہر نکلی تو سامنے ندیم کھڑا تھا۔ میری نظر اس سے ملی تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا پھیل گیا۔ وہ فوراً نظریں چرانے لگا۔ وہی لڑکی روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، پریگنینسی نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے شاید میں کبھی ماں نہ بن سکوں، کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ندیم نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف، شرمندگی، پچھتاوا سب کچھ تھا۔ اتنے میں ابراہیم سلطان بھی آ گیا۔ اس کی نظر ندیم پر نہیں پڑی، وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی، مگر میری آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں نے اس کا بازو تھاما، مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ ایک بیٹے کے باپ بننے والے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر یہ بات اونچی آواز میں کہی تاکہ ندیم کے کانوں تک پہنچ جائے۔ ابراہیم سلطان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری، مگر اس کے ساتھ حیرت بھی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں نے اسے اتنے پیار سے بات کی۔ پھر میں نے مزید اونچی آواز میں کہا، اللہ کرے مجھے آپ جیسا بیٹا ملے جو رشتوں کی قدر اور انسانیت کی اہمیت جانتا ہو۔ اب کی بار ابراہیم سلطان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ شاید اس کے لیے یہ ناقابل یقین لمحہ تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب میں نے اسے اتنی محبت سے مخاطب کیا تھا۔ اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چھوا، شاید یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے ہنستے ہوئے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولی، ہاں میں ابھی ٹھیک ہوئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے ساکت رہا، پھر جیسے برسوں کی خوشی اس کے دل میں پھوٹ پڑی۔ میں نے اسے کہا، چلو گھر چلتے ہیں، آج میں آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے ڈنر بناؤں گی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا جیسے اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ وہ اتنا پرجوش ہو گیا کہ ارد گرد کے مناظر سے بے خبر ہو گیا۔ وہ جو ہی آگے بڑھا، میں ندیم اور اس کی بیوی کے پاس رکی اور پھر ندیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لالچی لوگ کبھی خوش نہیں رہتے، نہ ہی وہ محبت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا کہ جو کچھ میسر ہے اس کی قدر کرنا، اسے کسی لالچ کے بدلے کھو مت دینا۔
یہ کہہ کر میں پورے اعتماد کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میرے اندر کی ادھوری عورت مکمل ہو چکی تھی، میری روح نے آزادی پالی تھی۔ اب میں اپنی جنت کی طرف جا رہی تھی، جسے میں نے ایک بے وفا کی یادوں میں دفن کر دیا تھا۔ اب میں ابراہیم سلطان کے ساتھ تھی، ایک ایسا شخص جس نے مجھے صرف محبت نہیں دی بلکہ حفاظت بھی کی، اور آج میں اس کی محبت کو پہچان چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں